हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना टेक्स्ट बुक फर्स्ट से पार्ट 1 से हमारे नए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इस चैप्टर में आज हम लोग जो करंट होती है, इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम बोलते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। यहाँ पर मेनली जो हमारा चैप्टर है जो बेस्ड है वो इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स पे है। और उसके लिए जो इलेक्ट्रिक करंट होती है कंडक्टर्स में, उसके लिए एक लॉ है जिसको हम ओम्स लॉ के नाम से पढ़ते हैं। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। उसके बारे में देखेंगे। रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी क्या होती है एंड इफेक्ट ऑफ डायमेंशंस ऑन रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। ये कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की। क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट? मान लीजिए हमारे पास में कोई कंडक्टर है, लाइक ये हमारे पास में कोई कंडक्टर है। फॉर सिंप्लिसिटी हमने ये कंडक्टर जो है सिलेंड्रिकल शेप में लिया है। और ये जो कंडक्टर है इसका एरिया हम मान सकते हैं ए। ये ए जो मैंने लिखा है कैपिटल ए, ये क्या है? एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस कंडक्टर, सिलेंड्रिकल कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन एरिया समझ रहे हैं आप? इस तरीके से जो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया बनेगा इसका। अब किसी टाइम पर अगर हम इस क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे बोल सकते हैं ना गेट होता है, तो ऐसा कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस पर हम नजर किए हुए हैं, हम इस पर वॉच कर रहे हैं। अब क्या वॉच कर रहे हैं कि जो कंडक्टर है इसके पास में क्या है, बहुत सारे अब हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारे कंडक्टर होते हैं उनके पास में बहुत सारे फ्री चार्ज कैरियर होते हैं ना। तो इन जनरल अगर मान लेते हैं कोई मटेरियल है और उस मटेरियल में बहुत सारे चार्ज कैरियर हैं, उसके पास में पॉजिटिव चार्ज भी हैं और उसके पास में नेगेटिव चार्ज भी है, जो कि क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं ना। तो जो हमने एक स्मॉल एरिया या जो स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया है या जो क्रॉस सेक्शन लिया है ए, तो इसमें कुछ चार्ज होंगे, जैसे कि कुछ पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है। और कुछ इसमें क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। इस कंडक्टर के या इस मटेरियल के पास में क्या होगा, नॉर्मली क्या होता है कि ये जो चार्ज होते हैं ये क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं ऐसे। कुछ चार्ज इधर जाएंगे, कुछ चार्ज जो है या कह सकते हैं कुछ पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट से राइट में मोशन करेंगे, कुछ पॉजिटिव चार्ज राइट से लेफ्ट में मोशन करेंगे। सिमिलर वे में कुछ नेगेटिव चार्ज लेफ्ट से राइट में मोशन करेंगे और कुछ नेगेटिव चार्ज जो है वो राइट से और लेफ्ट में मोशन करेंगे। इस तरीके से ओवरऑल यहाँ पर जो है चार्जेस की मोशन चलती रहती है। किस किस की? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की क्या चल रही है, लगातार मोशन चल रही है। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो कह सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज में फ्लो, है ना, में फ्लो इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इसको लिख सकते हैं इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। तो दो डायरेक्शन होगी, फॉरवर्ड कौन सी हो जाएगी हमारी, ये वाली डायरेक्शन को हम ले सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ये जो डायरेक्शन है राइट से लेफ्ट वाली, इसको लिख सकते हैं हम बैकवर्ड डायरेक्शन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या होगा जब हमने कोई इस इन चार्जेस के अक्रॉस कोई हमने जब ये जो है एक एरिया लिया है, तो इस एरिया से किसी टाइम इंटरवल के लिए, तो ऐसा कर सकते हैं फॉर टाइम इंटरवल टी, है ना, स्मॉल टाइम इंटरवल लिया है कोई हमने टी। इस टाइम इंटरवल में हमने क्या देखा कि कुछ पॉजिटिव चार्ज जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गए और कुछ पॉजिटिव चार्ज जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में गए। तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, नेट पॉजिटिव चार्ज, ये कह सकते हैं नेट अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो क्या लिखें, नेट पॉजिटिव चार्ज कौन सी डायरेक्शन में, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिखेंगे हम Q प्लस
हमने कोई नाम दे दिया Q प्लस, कि ये नेट अमाउंट ऑफ चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया है। क्यों बोला है मैंने नेट? क्योंकि कुछ पॉजिटिव चार्ज तो फॉरवर्ड में जा रहे हैं, कुछ पॉजिटिव चार्ज बैकवर्ड में जा रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट या जो नेट चार्ज बचेगा जो कि इस एरिया से और पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो होगा, है ना, इस एरिया से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो चार्ज फ्लो होगा, नेट पॉजिटिव चार्ज, उसकी वैल्यू कितनी है? Q प्लस। सिमिलर वे में क्या लिख सकते हैं? नेट नेगेटिव चार्ज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इसको लिख सकते हैं हम Q माइनस से। तो कुछ नेगेटिव चार्ज जो कि दोनों डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, तो नेट नेगेटिव चार्ज जो कि इस एरिया से और फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? Q माइनस। क्लियर? तो ये दो तरह के चार्ज हो गए, Q प्लस और Q माइनस। अब दोनों ही चार्ज कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, Q प्लस और Q माइनस? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज, इसको लिख सकते हैं हम नेक्स्ट, नेट अमाउंट ऑफ चार्ज। अब नेट अमाउंट ऑफ चार्ज इसको लिख सकते हैं इन फ्लोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अक्रॉस एरिया ए। तो क्या हो जाएगा वो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज? इसको हम क्यू नेट से लिख सकते हैं ना भाई। और क्यू नेट क्या हो जाएगा? इन दोनों चार्जेस का क्या हो जाता है? एल्जेब्रिक सम हो जाता है। तो एल्जेब्रिक सम क्या हो जाएगा? Q प्लस प्लस Q माइनस। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका नेट अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज फ्लोइंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन थ्रू एरिया ए। अब ये जो नेट चार्ज फ्लो हुआ है, कितने टाइम इंटरवल में फ्लो हुआ है? ये फ्लो हुआ है टाइम इंटरवल t में। तो ये जो हमने चार्ज फ्लो कैलकुलेट किया है, ये हमने किसके लिए कैलकुलेट किया है? फॉर स्टडी, स्टडी फ्लो। ठीक है? तो अगर हम इस स्मॉल इंटरवल में t में जो चार्ज कैलकुलेट करते हैं, जो चार्ज फ्लो हुआ है, अगर हम इन दोनों का रेशो लें, किस किस का? चार्ज का और टाइम का, तो वो कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कर सकते हैं किस तरीके से? सो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट is the ratio of net charge and time interval। ठीक है? तो इसको कैसे लिखते हैं? इलेक्ट्रिक करंट का जो सिंबल होता है वो होता है हमारा I। I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q नेट अपॉन T। तो ये हो जाता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, I इक्वल्स टू Q नेट अपॉन T। समझ में आई बात? Q नेट कैसे कैलकुलेट किया है? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे सकते हैं, जहां पर दोनों डायरेक्शंस में पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो होगा, नेगेटिव चार्ज भी फ्लो होगा। तो उस केस में आपसे इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करवाई जाएगी, तो आपको नेट चार्ज कैलकुलेट करना होगा। ठीक है? तो I इक्वल्स टू Q नेट अपॉन T। ये जो हमने करंट का डेफिनेशन लिखा है, ये जो डिफाइन किया है, ये हमने उस केस में डिफाइन किया है जहां पर कि चार्ज का फ्लो कैसा है? स्टडी है। तो स्टडी, इसको हम बोलते हैं स्टडी करंट। अब कई बार क्या होता है कि चार्ज का फ्लो जो है वो स्टडी ना होके कैसा होता है? अनस्टडी होता है, यानी कि करंट का फ्लो चेंज होता रहता है, यानी कि चार्ज का फ्लो जो है वो चेंज होता रहता है। जैसे हम लोग मोशन में पढ़ते हैं ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो सिमिलर वे में कि चार्ज का फ्लो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म होता है तो स्टडी करंट, और नॉन यूनिफॉर्म होता है तो अनस्टडी करंट। तो अगर हम ये माने कि चार्ज का फ्लो अनस्टडी है, तो उस केस में क्या मानते हैं कि लेट डेल्टा क्यू, उस समय नेट चार्ज फ्लो क्या मान लेते हैं? डेल्टा क्यू बी द नेट चार्ज। ये कौन सा चार्ज हो जाएगा? नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू एरिया ए, कैपिटल ए, एरिया कैपिटल ए, इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो यहां पर हमने कोई स्मॉल टाइम इंटरवल लिया डेल्टा टी, तो उस टाइम इंटरवल में ये जो चार्ज फ्लो होगा वो कितना हो जाएगा? डेल्टा क्यू। इन दैट केस जो करंट होगी, तो उस करंट को हम कैसे लिख सकते हैं? उसको हम लिखते हैं आई ऑफ टी। आई ऑफ टी इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी
टेंड्स टू 0 और लिखेंगे डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। अब ये जो डेफिनेशन हमने लिखी है यहाँ पर, ये कहलाएगी आपकी इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस क्यों है? क्योंकि करंट की वैल्यू लगातार क्या हो रही है? चेंज हो रही है ना। इसको क्या बोल सकते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट, जैसे हमारे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड होती है, सिमिलर वे में इंस्टेंटेनियस करंट SI यूनिट की। So the SI unit of इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगी? यहां से हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है। तो SI यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? एम्पियर। लिखते किससे? कैपिटल ए से, एम्पियर। ठीक है। और जैसे अगर देखें ऊपर तो चार्ज क्या है? कूलाम, और नीचे क्या है? सेकंड। तो कूलाम पर सेकंड, लेकिन उसका SI यूनिट जो है वो हमने क्या माना हुआ है? एम्पियर। तो एम्पियर इसका SI यूनिट हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच ओबे और विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है। अब कंडक्टर्स में क्या होता है? कंडक्टर्स में किस तरीके से करंट फ्लो होता है, तो उसके लिए एक एग्जांपल लें। जैसे कि ये हमने कोई सिलेंड्रिकल शेप का कोई कंडक्टर लिया, ठीक है, और इसमें कोई, ये जो हमने कंडक्टर लिया है इसकी दो एंड हो जाएंगे। अब इन दोनों एंड को आप नाम दे सकते हैं चाहे तो ए और बी। सिलेंड्रिकल शेप है और इसका सिलेंड्रिकल का शेप का रेडियस मान सकते हैं कैपिटल आर। अब इस जो एंड है इस कंडक्टर के दोनों एंड के बीच में हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। ए पर पॉजिटिव पोटेंशियल लगा दिया और बी पर नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया, है ना। तो क्या होगा? तो पहले तो हम बात करें कि जब हमने कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया हुआ है, जब हमने कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है तो क्या होगा? जब हमने कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है तो कंडक्टर के पास में क्या होते हैं? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। कंडक्टर के पास में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऐसे, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम डायरेक्शंस में या रैंडम मोशन में रहते हैं। किसकी वजह से? थर्मल एनर्जी की वजह से। उनके पास में कुछ एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है, और उस थर्मल एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? रैंडम मोशन में होते हैं। वो कोई किधर जा रहा है ना। उनकी मोशन जो होती है वो कैसी होती है? कोई इलेक्ट्रॉन किसी डायरेक्शन में जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन किसी डायरेक्शन में जाएगा, और ये लगातार इस तरीके से क्या करते रहते हैं? मोशन करते रहते हैं रैंडम डायरेक्शंस में। इनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता मोशन का। तो फ्री जब इलेक्ट्रॉन होते हैं और हमने कंडक्टर पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया होता है, तो जो चार्ज होते हैं, जो चार्ज कैरियर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कंडक्टर के अंदर, वो रैंडम डायरेक्शंस में मूव करते रहते हैं। और रैंडम डायरेक्शंस में मूव करने से क्या होगा कि इस कंडक्टर के अंदर अगर हम कोई इमेजिन करें कि हमने कोई यहाँ पर एक एरिया कंसिडर करें, जैसा कि हमने पहले भी डायग्राम में बनाया था। तो अगर हम यहाँ पर कोई एरिया कंसिडर करें, क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। अब इस एरिया से पास होने वाला चार्ज क्या होगा? नेट चार्ज क्या होगा? तो जैसा हमने अभी नेट चार्ज की डिफाइन की थी, नेट चार्ज की डेफिनेशन दी थी कि भाई नेट चार्ज क्या होता है? क्यू नेट इक्वल्स टू क्यू प्लस प्लस क्यू माइनस। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज तो है ही नहीं फ्री मूव करने के लिए, केवल क्या हो रहा है? नेगेटिव चार्ज मूव हो रहे हैं। तो नेगेटिव चार्ज भी क्या होता है? दोनों डायरेक्शंस में मूव हो रहा है। कुछ लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, कुछ राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं। तो व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड और potential difference is applied,
क्या होगा, जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया हुआ है तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी डायरेक्शन की जो मोशन होती है वो कैसी होती है, रैंडम होती है, और किसी एरिया से पास होने वाला जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, क्यू नेट इक्वल टू क्या होता है, जीरो। और जब क्यू नेट इक्वल टू जीरो होगा तो करंट की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन जब हम कोई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, जब हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, तब क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, तो क्या होता है, जब हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि हमने मान लीजिए इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया और इधर जो है हमने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, तो ऐसा ऐसा करने पे क्या होगा कि इस कंडक्टर के जो दो एंड है ए और बी, इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, लेफ्ट से और राइट। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स पर जो कि नेगेटिवली चार्ज है, इन इलेक्ट्रॉन्स पर क्या करेगा, एक फोर्स काम करेगा, कौन सी डायरेक्शन में, सभी इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स काम करेगा, कौन सी डायरेक्शन में करेगा फोर्स काम, नेगेटिव डायरेक्शन में, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स काम करने वाला है वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, राइट टू लेफ्ट। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बी एंड से और ए एंड की तरफ मोशन करने लगेंगे। पहले उनके पास में कोई डायरेक्शन नहीं थी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से उनके पास में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाती है बी से ए की तरफ, जिसमें वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मोशन करते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो उस केस में सारे इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करते हैं, और उस वजह से अब जो एरिया हम कंसिडर कर रहे थे उस एरिया से फ्लो होने वाला या पास होने वाला जो नेट चार्ज है वो जीरो नहीं होता है। तो इन दिस केस क्यू नेट नॉट इक्वल टू जीरो। तो जब हम कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब यहाँ पर कुछ करंट जो है वो फ्लो होती है, क्योंकि जब नेट चार्ज फ्लो होगा तब हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक दूसरा तरीका और है समझने का इसको, कि मान लीजिए आपने जो कंडक्टर की साइड ए है उस पर आपने कोई पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और जो कंडक्टर की साइड बी है उस पर आपने नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना, कुछ ऐसी मेटल प्लेट, कुछ ऐसा डाइलेक्ट्रिक प्लेट लगा दी, उसके ऊपर डिस्क लगा दी, जो उससे क्या हो गया, इस पर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ गया और कुछ नेगेटिव चार्ज आ गया, साइड ए पर पॉजिटिव और साइड बी पर नेगेटिव। तो जैसे ये चार्ज यहाँ पर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन चार्जेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए दौड़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बी से कहाँ जाएंगे, प्लेट ए की तरफ जाएंगे। तो बी से जब यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, और वो डेफिशिएंसी इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी, और जो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन होंगे वो ए पर आकर इकट्ठा हो जाएंगे, और वो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, और वो नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इस प्रोसेस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ही हम टर्मिनल या साइड ए पर कुछ पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करते हैं तो न्यूट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए साइड बी से साइड ए की तरफ मूव होते हैं, मोशन करते हैं, और उसी मोशन की वजह से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, और उसी मोशन की वजह से ही क्या होता है, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो नॉर्मली इस प्रोसेस को करने के लिए या तो कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करने के लिए, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के लिए हम नॉर्मली ये जो कंडक्टर होता है इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरीके से इस कंडक्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। ये हो जाता है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये हो जाता है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और इसको क्या बोलते हैं, बैटरी। ठीक है, इस बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो ये जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है या जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अप्लाई करना है वो इस बैटरी के द्वारा लगातार होता रहता है, और उस केस में इस कंडक्टर के अक्रॉस जो करंट है वो लगातार फ्लो होती रहती है। ठीक है, अगर ये काम हम कुछ देर के लिए करेंगे तो करंट मोमेंटली फ्लो होगी, अगर हम लगातार फ्लो करते रहेंगे या लगातार इस प्रोसेस को या इस व्यवस्था को बनाए रखेंगे तो करंट भी लगातार फ्लो होती रहेगी। क्लियर। तो इस तरीके से जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं तो उनमें करंट फ्लो किसकी वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर कंडक्टर्स में करंट फ्लो होता है। तो नेट करंट कब फ्लो होगी कंडक्टर्स के अक्रॉस, जब वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा या कंडक्टर के एंड्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा। अगर कंडक्टर पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया है तो कंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज भी क्या होता है, सॉरी, जो नेट चार्ज फ्लो है वो जीरो होता है, या करंट भी क्या होती है, जीरो होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके ओम्स लॉ की।
ओम्स लॉ आपने भली भांति पढ़ा है, क्या होता है? तो एक बार और यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स ने या ओम ने जो करंट होती है, करंट फ्लो होता है, उसके रिगार्डिंग एक बेसिक लॉ हमें दिया, जो सन 1828 में काफी टाइम पहले दे दिया था, जबकि हमें जो करंट फ्लो होता है उसके मैकेनिज्म का उसकी जानकारी भी नहीं थी। उससे पहले ही इन्होंने अपना जो कंडक्टर्स के अक्रॉस जो करंट फ्लो होती है उसके रिगार्डिंग अपना एक बेसिक लॉ में प्रोवाइड किया, जिसको आज हम लोग ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। क्या है ये? जैसा अभी हमने एक एग्जांपल लिया, फिर से मैं बनाता हूँ एक बार आपको, कि हमारे पास में कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर के जो दो एंड्स हैं उनके अक्रॉस फिर से हमने क्या किया है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, तो उसको लिख देते हैं V, है ना। ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। और ऐसा करने पे इस जो ये जो कंडक्टर है इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं I, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है, when a potential difference V is applied across the ends of a conductor and a current I is flowing, then ये जो ओम्स लॉ है वो वोल्टेज और करंट में एक रिलेशन हमें प्रोवाइड करता है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V प्रोपोर्शनल टू I होता है, या इसको लिख सकते हैं V इक्वल्स टू आई आर, इजी। तो V इक्वल्स टू आई आर ये कहलाता है ओम्स लॉ। और यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है R, ये क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये R क्या कहलाता है, R इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्लियर? और ये जो रेजिस्टेंस है इसका SI यूनिट क्या होता है, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर SI यूनिट, इसको लिख सकते हैं SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, उसको लिखते हैं ओम। ओम के ऑनर में उस SI यूनिट को क्या लिखते हैं, ओम। और इसका सिंबल होता है, ये ऐसा सिंबल बनाते हैं, ठीक है, कुछ ओमेगा जैसा सिंबल होता है, पढ़ते कैसे हैं, ओम पढ़ते हैं इसको। क्लियर? ये जो रेजिस्टेंस होता है R, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है, एंड इट्स डायमेंशंस, यानी कि जो रेजिस्टेंस है ये कंडक्टर के मटेरियल पे और उसकी डायमेंशन पे, मटेरियल पे और उसकी डायमेंशन पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, तो क्या देखते हैं हम लोग, जब प्रैक्टिकल्स के हेल्प से जब ये पता किया कि किस तरीके से डिपेंड करता है, तो हमने पता किया कि R जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, प्रोपोर्शनल टू L, एंड जो रेजिस्टेंस होता है इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। जैसे कि हमारे पास में कोई कंडक्टर है, जैसे मैंने अभी पिछले स्लाइड में भी डायग्राम बनाया था, तो ये हमारे पास में मान लीजिए कोई कंडक्टर है ना, और इस कंडक्टर की लेंथ हो जाएगी आपकी L, और ये हो जाएगा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स, these rules, the resistance is proportional to length L of the conductor and resistance is inversely proportional to the cross section area of the conductor। clear? अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो ये हो जाता है R proportional to L upon A, या इसको लिख सकते हैं R equals to रो L upon A। ठीक है, तो यहां पर फिर से हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज किया है। नाउ दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज नोन एज हियर रो, जो हमने यूज किया है ये क्या है, फिर से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और अब की बार इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को क्या नाम दिया जाता है, रेसिस्टिविटी। ये कहलाता जाता है रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल।
रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है ये केवल और केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है ना। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये जो रो है यानी कि जो रेसिस्टिविटी है ये क्या करती है, डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल, ऐसा लिख सकते हैं, टाइप ऑफ मटेरियल। अलग अलग मटेरियल के लिए ये रेसिस्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। जैसे कॉपर है ना, एल्यूमिनियम है या आयरन है, तो अलग अलग मटेरियल के लिए ये रेसिस्टिविटी की वैल्यू अलग अलग होगी। तो बुक में जाएंगे तो आपको ऐसी टेबल देखने को मिल जाएगी। तो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए हमारे, एक तो हो गया V इक्वल्स टू आई आर, दूसरा हो गया R की डिपेंडेंस ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट इज R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपसे, कई बार क्या होता है कि आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, उसकी लेंथ को बढ़ा के क्या कर दिया हमने, डबल कर दिया, एंड उसका जो एरिया है उसको हमने घटा के आधा कर दिया। ऐसा हमने कोई चेंजेस किया कंडक्टर पे, क्या कर दिया हमने कि कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दिया और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया था उसको हाफ कर दिया। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, नया रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो इसी फॉर्मूले से। तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर डैश इक्वल्स टू रो एल डैश अपॉन ए डैश। तो ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है भाई, ये तो क्या फॉर्मूला हो गया, आर डैश इक्वल्स टू रो एल डैश अपॉन ए डैश। अब नई लेंथ और नया एरिया, अब वैल्यू यूज करेंगे। अब रो यहाँ पर चेंज नहीं करना है क्योंकि रो मटेरियल तो वही है हमारे कंडक्टर का, तो वो तो सेम ही रहेगा। तो रो एल डैश की वैल्यू कितनी हो गई है भाई, 2l, और ए डैश की वैल्यू कितनी होगी, a अपॉन 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, ये 4 रो एल अपॉन ए। तो पहले का जो रेजिस्टेंस है उसको हमने क्या लिखा है, आर से, तो नया रेजिस्टेंस आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू आर। तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा कि भाई अगर हमने लेंथ को डबल कर दिया और क्रॉस सेक्शन एरिया आधा कर दिया तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाता है, 4 टाइम्स हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। अब सपोज करो कि पहले 5 ओम था तो अभी कितना हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम्पल क्लास जो एग्जाम्स होती है एमसीक्यू टाइप्स, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करवाया जाता है बाय चेंजिंग इट्स डायमेंशंस। तो पहले रेजिस्टेंस दिया हुआ होगा, फिर बोल देंगे कि उसकी लेंथ को डबल कर दिया है या लेंथ को आधा कर दिया है, एरिया डबल कर दिया है, तो रेजिस्टेंस नया क्या होगा। या आपसे कई बार क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि इस केस में रेसिस्टिविटी में क्या चेंज आएगा, है ना। कई बार ऐसे बोल दिया कि लेंथ को डबल कर दें, तो व्हाट विल बी द न्यू रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो रेसिस्टिविटी विल नॉट चेंज इन दिस केस, तो आप क्या लिखेंगे, रो विल नॉट चेंज, है ना, बाई चेंजिंग, रो विल नॉट चेंज बाई चेंजिंग द डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर। ये आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कंडक्टर की जो डायमेंशंस होती हैं उनको चेंज करने पे रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होती है, केवल रेजिस्टेंस चेंज होता है। रेसिस्टिविटी कब चेंज होगी, जब हम मटेरियल चेंज करेंगे। तो इस तरीके से ये कुछ फैक्ट थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमें यहाँ पर याद रखने होते हैं ओम्स लॉ से रिगार्डिंग। इसके बाद में कुछ और चीजें हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।